हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 21 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस साथ में करेंगे। पहला आर्टिकल है जापान पीएम इंडिया इंडिस्पेंसिबल फॉर फ्री इंडो पैसिफिक। एंड ये कहा है किसने? जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा साहब ने कि इंडिया एक इंडिस्पेंसिबल है देश है इंडो पैसिफिक एरिया में, जिनकी स्ट्रैटेजी है फ्री एंड ओपन इंडिया पैसिफिक। याद रखिएगा, ये इंडियन जो इंटरनेशनल रिलेशन में उसके द्वारा आपसे सवाल पूछा जा सकता है मेंस में। तो उसमें कहना है कि जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो इलाका है, जो वो चाहते हैं, एक्चुअली जो उनकी पॉलिसी है, उसमें इंडिया बहुत ही इंडिस्पेंसिबल है, क्योंकि इन चाइना का अग्रेशन इस इलाके में बढ़ रहा है। ऑफकोर्स सो कम करने के लिए ये दोनों देश ही काफी रिमार्केबल है। Now, amid increasing concern over China's aggressive behavior in the region, Japan Prime Minister Fumio Kishida on Monday emphasized that India is indispensable in Tokyo's plan for a free and open India Pacific. So, जो जापान है, उसका जो स्ट्रैटेजी काफी सालों से इस इलाके में शांति बनाने की रही है, क्योंकि जापान और इंडिया दोनों ही ये देश ऐसे देश हैं जहाँ पे जो रूल एंड ऑर्डर के हिसाब से काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इनमें से एक आता है देश जो रूल एंड ऑर्डर के हिसाब से शांति बरकरार रखने के लिए काम करना चाहते हैं। 24 आवर्स की यात्रा पे थे जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पे, और तब ये बात डिस्कस हुई। और आपने देखा भी होगा कि न्यूज आई थी, गोलगप्पे खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, पिक्चर भी आई हुई है इंडियन एक्सेस पे, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है। उसका सिग्निफिकेंस यही है कि जो हमारा टारगेट है, जैसे G20 में जो हम लोग सभी देश जो हम सभी देशों को लेकर के चल रहा है भारत, तो हम भी कहना चाहते हैं कि अपने हमारे इनिशिएटिव का वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वर्ल्ड इज वन फैमिली, उसी के हिसाब से जापान की भी स्ट्रेटजी सभी को साथ में लेकर के चलने की है। इस साल G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास है। G7 की प्रेसिडेंसी जापान के पास है, जिसमें इंडिया को इनवाइट भी किया गया है जापान के पीएम के द्वारा। So उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, to unveil Japan's new plan for a free and open Indo-Pacific, Kishida said that two countries are in an extremely unique position in the current international relation and have a great responsibility towards maintaining and strength a free and open international order based on the rule of law. सपोज करिए आपसे आईआर में सवाल बनता है इसी स्टेटमेंट को लेकर के कि पाकिस्तान सॉरी कि इंडिया एंड जापान किस तरीके से इस बात को साबित करते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक फ्री एंड ओपन environment क्रिएट किया जा सकता है। How we can justify that Japan and India can create an open and free region in the Indo-Pacific area or region. सो जस्टिफाई, तो उसको आप दोनों ही एस्पेक्ट से लिख सकते हैं, जहाँ पे G20 G7 इंडिया और जो है इंडिया का जो फ्रंट है रशिया को लेकर के उसके हवाले से, या इंडिया का जो जापान को लेकर के जो फ्रंट है उसके हवाले से, चाइना की जो स्ट्रेटेजी है, सबको आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा कि कल के न्यूज में एक बड़ा इंटरव्यू सेशन भी था टोनी अबॉट साहब के साथ। टोनी अबॉट पीएम रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पहले। उन्होंने इस बात को कहा भी है कि चाइना की जगह अगर इंडिया की जो है सदी रहे, अगर ये सदी अगर जो ये जो जिस सदी में हम लोग हैं, अगर वो चाइना की जगह इंडिया की रहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि चाइना का जो परफॉर्मेंस है, जो स्ट्रेटेजी है, इस रीजन में काफी डोमिनेंस की है। आप चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस के पूरे इंटरव्यू को पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज में इन्हांसमेंट होगा आपकी। और काफी जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो कोई आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है, उसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है ना। इसकी जस्ट अपोजिट जो न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, अगर आप देखें तो चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सी जिनपिंग साहब, वो गए हुए रशिया। ये न्यूज अब पहले भी आ चुकी है, फिलहाल वो गए हैं की यात्रा पे, 3 दिन की यात्रा पे। और ये एक तरीका इस न्यूज से पता चलता है कि चाइना का जो झुकाव है वो रशिया की तरफ है। और साथ ही साथ उन्होंने मेंशन किया कि नो लिमिट पार्टनरशिप उन्होंने नो लिमिट्स पार्टनरशिप बीजिंग हैज conducted a China first policy. It is a shrunk from supplies Russia's military, a move that could worsen relations with Washington and turn important Europe trade for partners against Beijing. तो ये जो है, ये जो पॉलिसी है, इसमें क्या है कि हम उनकी जो झुकाव है रशिया की तरफ, वो काफी क्लियर होता है। साथ ही साथ जो वॉशिंगटन के लिए जिनका फ्रंट है वो समझ में आता है। और उन्होंने इस बात को मेंशन, अब देख जो न्यूज आती रही है उस हिसाब से, इट हैज रिफ्यूज टू कंडेम Moscow's aggression and criticize Western sanctions against Moscow, while accusing NATO as well as the US of provoking Vladimir Putin's military action. मतलब उन्होंने मॉस्को के अग्रेशन को कंडेम
करने के बजाय उल्टा वेस्टर्न वेस्टर्न अलाइज और यूएस को ही बोला है उनको प्रोवोक करने के लिए, सैंक्शंस लगाने के लिए। तो ये बात क्लियर है कि क्या देखिए, एक तरफ इंडिया जापान मिल रहा है, एक तरफ चाइना और रशिया मिल रहे हैं। तो ये आपकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ने में एक हेल्प करेगा आपको, जहाँ पर आप जहाँ पे GS1 GS2 और 3 पॉलिटिक्स में आप जियो पॉलिटिक्स को लेकर के आप टॉपिक्स को लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी समझते हैं, उसके लिए काफी अच्छा है। तो दो चीजें क्लियर होती हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज साइड में आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड रिचर्ड मार्ल्स ने उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि ऑस्ट्रेलिया वोंट प्रॉमिस साइड विद यूएस ओवर ताइवान। तो उन्होंने कहा कि ऑल्दो हमारी डील हुई है, एयू के यूएस की भी डील हुई है सबमरीन्स की ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएस और यूके की, वो तो ठीक है, लेकिन ताइवान के मामले में से यूएस को हम शायद वादा नहीं करते हैं कि हम ताइवान के के जो ताइवान के हवाले से कुछ करना पड़े सपोर्ट में यूएस ने के खड़े हम शायद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो ये न्यूज कहाँ से बन रही है, जहाँ पे ये कहा गया था कि चाइना जो है ताइवान को हड़पना चाहता है, कब्जा बनाना चाहता है। उस केस में यूएस ने कहा था कि अगर अगर जैसे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और उसी हवाले से अगर चाइना ताइवान पर अटैक करना चाहेगा तो यूएस इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं खड़ा रहेगा। तो उसी के हवाले से उन्होंने कहा द ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर says his country has made no promises to the US that Australia would support its ally in any future conflict over Taiwan in exchange for the American nuclear submarine, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ठीक है, ये भी न्यूज अपने आप में एक रिमार्केबल न्यूज है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एयू के यूएस की डील हुई थी। अभी डील क्या है इसके लिए आप पीछे के मेरे आर्टिकल्स देख सकते हैं, और अगर नहीं तो आप न्यूज भी अपडेट कर, न्यूज पढ़ के देखिए, करंट अफेयर्स पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी इसके लिए। नेक्स्ट है आसियान को देख लेते हैं क्या है, क्योंकि जिस इलाके की हम बात करते हैं वहां पर कुछ ग्रुप्स का समझना जरूरी है। ऐसे मैं कहती हूँ आसियान के साथ आप सार्क को भी देख सकते हैं, नाटो को आप देख लीजिए, ठीक है, नाटो, और साथ ही साथ कि इंडिया और आसियान का जो रिलेशनशिप है, इंडिया आसियान से जो ट्रेड है, और साथ ही साथ और इलाकों से जो ट्रेड है वो इंडिया और जापान के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आसियान को हम देख लेते हैं कि क्योंकि इस आर्टिकल में इंडिया ने ये बात बोली कि थ्रू वर्किंग टुगेदर विद आसियान एंड मेनी अदर कंट्रीज वी विल ब्रिंग अबाउट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसलिए हम आसियान को देखते हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि नाटो अलायंस को के अगेंस्ट बात करी चाइना ने, तो नाटो भी देखेंगे। तो आसियान जो देश है जहाँ पर इंडिया इसका पार्ट नहीं है, लेकिन इन देशों से, इन 10 देशों से इंडिया का कौन का कब ट्रेड पैक्ट रहे हैं और ट्रेड रहा है देशों से। नाउ इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 10 मेंबर्स स्टेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया which promotes intergovernmental cooperation and facilitates economic, political, security, military, educational and social cultural integration between its members एंड कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है प्री के पर्पज से, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, राइट, लेकिन इंडिया इसके इससे जुड़े हुए कई और ग्रुप्स का पार्ट है। G7 की ज्यादा बात हुई, G7 का जो प्रेसिडेंट जापान, और जापान ने इनवाइट भी किया मोदी साहब को। तो G7 इज एन इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम कंसिस्टिंग ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके, यूएस। तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये जब चीजें हम गूगल से आप ले सकते हैं, मैंने भी लिया है। तो इसमें आपका जो प्री के लिए सवाल है वहीं से बनते हैं और मेंस का बैकग्राउंड क्लियर होता है। इट इज ऑफिशियली ऑर्गेनाइज अराउंड शेयर्ड वैल्यूज ऑफ प्लूरलिज्म एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट विद मेंबर्स मेकिंग अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईएमएफ एडवांस इकोनॉमीज एंड लिबरल डेमोक्रेसीज। ठीक है, नाउ इसमें हम देखेंगे कि आसियान इंडिया जो है वो ASEAN+6 ग्रुपिंग का, ASEAN+6 एक ग्रुपिंग है जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, उनका हिस्सा है। और G7 से हम देख रहे हैं कि G7 में रशिया का पार्ट नहीं है, पर G8 में है। बाकी सारे देश G20 में भी आते हैं, लेकिन खास बात क्या है कि G8 में चाइना नहीं आता, रशिया आता है, और G7 में चाइना और रशिया दोनों ही नहीं आते हैं, सिर्फ ही 7 देश आते हैं। ऑल्दो इंडिया का पार्ट नहीं है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग क्लियर होना चाहिए, प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट बैठता है। नाउ नाटो को देख लेते हैं। नाटो क्या है, इस फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इज आल्सो कॉल्ड नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, इज एन इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन 30 मेंबर स्टेट्स, यूरोपियन टू नॉर्थ अमेरिकन।
एस्टैब्लिश, तो अगर आप देखिए यहाँ पर क्या है, 28 यूरोपियन और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं इसमें। इसका जो साइन हुआ था डीसी में, यूएस वॉशिंगटन डीसी जो जगह है वहां पे साइन हुआ था ऑन 4 अप्रैल 1949। और इसके साथ ही साथ जिसका मेन कारण बनाने का वो ये था, कोल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन, कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन मतलब दौरान सोवियत यूनियन की पावर को बढ़ रही थी, उसके अगेंस्ट एक अलाई स्थापित करनी थी उसके जवाब के लिए, इसलिए नाटो का गठन होता है। ये इसका बैकग्राउंड मैं आपको समझा रही हूँ, राइट। तो अब जो इसमें जो देश है उसमें अगर आपको चेंजेस हो तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। ऑल दो ट्रीटीज की साइन हुई थी वॉशिंगटन डीसी में ऑन 4 अप्रैल 1949। एक सवाल ये उठता है, आपके लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर दूंगी कि वॉशिंगटन और वॉशिंगटन डीसी में क्या फर्क है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, सर्च करिएगा प्री के पर्पज से कि वॉशिंगटन डीसी में क्या फर्क है। वैसे कुछ बच्चों को नहीं पता है तो आप उसको सर्च जरूर करिएगा, मैं पहले बता चुकी हूँ। ऑलराइट, सो नाटो हो गया, आसियान हो गया, G7 हो गया, जो ग्रुप्स यहाँ इस आर्टिकल में आए, फिर भी आप उसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने प्री मेंस की तैयारी के लिए। Next है ISRO's LVM-3 to launch second fleet to 36 satellites on Sunday. So LVM-3 is important in this article। अगर आप देखें कि इसमें जो important चीज क्या है कि LVM-3 है क्या। will launch vehicle Mark 3, इसका पूरा फुल फॉर्म है, प्रीवियसली रेफर्ड है, जो पहले इसका नाम था वो ये था जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसका नाम था GSLV, राइट, GSLV नाम था। अब इसका नाम हो गया है LVM-3। इज अ 3 स्टेज मीडियम लेफ्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप बाय इसरो, और प्राइमरली जिसका डिजाइन हुआ था वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए हुआ था, ऑर्बिट में भेजने के लिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सॉरी, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जाते थे। और अब इसका जो और टेस्टिंग की जा रही है कई और प्रोजेक्ट्स में यूज करने के लिए, जिसमें चंद्रयान 2 है, गगनयान है, और साथ ही साथ इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम भी है। ठीक है, इसको आप प्री के पर्पज से याद कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एसएलवी के ऊपर सॉरी एलवीएम के ऊपर कई सवाल आए हैं, आर्टिकल्स आए हैं, तो सवाल भी बन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज है क्लाइमेट की तरफ से, नॉट डूइंग इनफ टू लिमिट वार्निंग एट 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब आईपीसीसी ने बताया है कि जो हमारा सरफेस का क्लाइमेट, जो हमारी सरफेस पृथ्वी की सतह उसका तापमान 1.5 डिग्री का जो एक्स्ट्रा लिमिट है, एक्स्ट्रा थ्रेशोल्ड है, उसको हम मेंटेन जो तय माना गया है 5 डिग्री, प्री इंडस्ट्रियल एरा के हिसाब से 5 डिग्री है, उसका भी उससे एडिशनल 1.5 डिग्री तक पहुंच रहे हैं, जो एक डेंजरस लेवल के ऊपर जा सकता है। Now, reiterating its earlier findings, the Intergovernmental Panel on Climate Change on Monday reminded the world yet again that it was still not doing enough to rein in global temperature from reaching the 1.5 degree Celsius threshold, despite there being multiple feasible and effective options to do so. अब आप कहेंगे 1.5 डिग्री तो बहुत कम है, ऐसा नहीं है। पॉइंट क्या है कि जो हमारा पहले का थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर एडिशनल नंबर्स की बात हो रही है। अगर आप पहले के प्रोटोकॉल्स को उठा करके देखें तो आपको क्लियर होगा। इस पे सवाल एक जरूर बनता है, प्री और मेंस दोनों पे बनता है, कई सालों से पूछा जा रहा है। और क्योंकि रिपोर्ट अब आ गई आईपीसीसी की, हर साल रिपोर्ट आती है इस तरीके की, लेकिन फिर भी जब भी कोई रिपोर्ट आए इसको खंगालना जरूर चाहिए। नाउ इट्स लास्ट रिपोर्ट आईपीसीसी ह्यूमन बैड ग्लोबल सिक्योरिटी स्पेसिफिक scientific body said average temperature had already touched 1.1 degree Celsius above the pre-industrial line। तो अब above है उसके ऊपर 5 के ऊपर 1.1 हो चुका है, जो 1.5 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो प्री इंडस्ट्रियल नंबर्स क्या है, उसके ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, अभी तक क्या क्या हुआ है, वो सब आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से। ये आपके मेंस में पूछा गया, प्रीव्यू में पूछा जा सकता है। So the synthesis report says that at 2030 there is 50% chance that global surface temperature in any year could exceed 1.5 degree Celsius। ठीक है, नाउ आईपीसीसी को देख लेते हैं क्या है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, द इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। तो ये शब्द जरूर याद रखिएगा कि इंटरगवर्नमेंटल बॉडी, कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि आईपीसीसी एक प्राइवेट बॉडी है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्ज विद एडवांसिंग साइंटिफिक नॉलेज अबाउट एंथ्रोपोजेनिक, का मतलब होता है इंसानों के द्वारा चेंजेस क्रिएट किए जाते हैं प्रकृति में, उसको कहते हैं। It was established in 1988 by World Meteorological Organization and the United Nations Environment Program UNEP and endorsed by UN later that year। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए इसके कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी रिपोर्ट छपती है। इसको वैसे अगर आपको पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या है WMO, और
साथ ही साथ यूएनईपी प्रोग्राम। तो पता होना चाहिए प्री के पर्पज है। तो मैं आपको ये दिखाती इसलिए हूँ ताकि आपको मेंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, साथ ही साथ प्री के लिए भी आप तैयार होते चले। ये एक आइडिया है, इसे इतना नहीं पूछा जाएगा, आपको मैं बैकग्राउंड क्लियर कराती हूँ कि आप इस तरीके से तैयारी करिए। नेक्स्ट है ये साइड इफेक्ट है जो क्लाइमेट चेंज का, वो यही रिपोर्ट छपी है डब्ल्यूएचओ ने छापी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि इस जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट है ड्रॉट के ऊपर, उसमें 43,000 लोग डेड हुए सोमालिया में, जो सबसे बड़ा सूखा है अभी तक का रिपोर्ट के हिसाब से। क्यों है? A new report says on estimated 43,000 people died amid Somalia's longest drought on record last year, and half likely were children and under 5 years old. उसके साथ after at least 18,000 people and as many 34,000 are forecast to die in the first 6 months of this year. So ऐसा क्यों है? क्योंकि इतना ज्यादा क्लाइमेट में चीजें बदल रही हैं और एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस की वजह से, और तो इस इलाके में जो अगर आप रिपोर्ट के हिसाब से जोग्राफिकल इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो ऐसा होता है, लेकिन सोमालिया या जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात हो रही है, इनमें पहले से भी काफी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन समय के साथ चीजें और खराब होती दिख रही हैं। सोमालिया एंड तो ये जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? मेजरली हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। सोमालिया, नेबरिंग इथियोपिया एंड केन्या फेसिंग अ 6 consecutive failed rainy season while rising global food prices in the war in यूक्रेन। यूक्रेन क्या है? ग्लोबल फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ वॉर इन यूक्रेन जो चल रही है उसकी वजह से जो है फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई ज्यादा, लोग खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कॉम्प्लिकेट द हंगर क्राइसिस। ये गरीब देशों में से भी आते हैं, इस वजह से यहाँ समस्या बढ़ रही है। The UN and partners earlier this year said they were not longer forecasting a formal famine declaration for Somalia for now, but called the situation extremely critical, with more than 6 million people hungry in the country alone. अब याद रखिए कि वॉर चल रही है, राइट? रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से कई देशों को समस्या फेस करनी पड़ रही है। उसके पहले कोविड आया था, तो सिचुएशंस हम लोग ये एंथ्रोपोजेनिक, अगर कोविड के आधार पर भी देखें, अगर आप, ये कहा जाता है कि कोविड चाइना के लैब से शुरू हुआ एज पर द यूएस रिपोर्ट, तो वो कहीं ना कहीं एंथ्रोपोजेनिक तो है ना, क्योंकि हम ही लोगों ने उसको शुरुआत की कहीं ना कहीं। ये मैं आपको न्यूज के हिसाब से कह रही हूँ जो पहले छपी है। और रशिया यूक्रेन वॉर तो एंथ्रोपोजेनिक है ही, क्या जरूरत है वॉर करने की? वॉर की एग्जिस्टेंस और रिक्वायरमेंट क्या है? तो ये सब चीजें हम ही लोग अपने लिए एक दुख का रास्ता तैयार करते हैं, और ऐसे देश जो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, पानी उनके पीने के लिए नहीं है, अगर आप एक्सट्रीमिज्म में जाएं तो बहुत डराने वाले नंबर्स होते हैं, तो ऐसे देशों को समस्या फेस करनी पड़ती है, इसके हम नंबर्स देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एक्चुअली क्या है? एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज ही तो है। प्रकृति ने सबको काफी हद तक सफिशिएंट दिया है, लेकिन जब हम उसमें इंटरफेरेंस करते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्रेडिट सोर्स यूबीएस डील एवरीथिंग यू नीड टू नो। ये आर्टिकल आप डिटेल में जरूर पढ़ें इंडियन एक्सप्रेस में। इसके ऊपर जो और डिटेलिंग हम पहले कर चुके हैं, काफी आर्टिकल्स मैं पे डिस्कस कर चुकी हूँ अपने पहले न्यूज एनालिसिस में, जरूर गो थ्रू करिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक्चुअली स्विस बैंक को कैसे टेक ओवर किया गया, क्रेडिट सोर्स को फाइनली यूबीएस के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है। दोनों ही स्विट्जरलैंड की बैंक है। अब लोग कहते हैं स्विस बैंक क्या है, स्विस बैंक क्या है? तो ये दोनों ही बैंक को स्विस बैंक कहा जाता है क्योंकि स्विट्जरलैंड या में है। और अगर आप ध्यान दें तो स्विस बैंक का जो नाम पहले आता था वो सब इन्हीं बैंक्स के नाम होते हैं। कभी जैसे यूबीएस का नाम पहले आता था, क्रेडिट स्विस का नाम पहले आता था, तो ये वही सारे नाम हैं जो बच्चे पूछते हैं स्विस बैंक यही है। हाँ, उनमें से यही बैंक, क्योंकि स्पेसिफिकली जो सेफ हेवन के तौर पे कई सालों तक स्विस बैंक या स्विट्जरलैंड के बैंक्स को एक सेफ हेवन की तरह ट्रीट किया जाता रहा, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों का पैसा पार्क था। लेकिन ये समस्या उसकी नहीं है, ये तो एक जनरल अवेयरनेस की बात है। The deal was have been quickly brokered by the Swiss government and regulators in a bid to contain the global financial market panic. कुछ दिन पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्रेडिट स्विस जो बैंक है, इसको स्विस बैंक भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उनकी जो फाइनेंशियल हालत काफी समय से सही नहीं चल रही, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से उनकी फाइनेंशियल हालत सही नहीं थी। और अभी एसवीबी के कोलैप्स करने के बाद, सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स करने के बाद विद 10 डेज इस बैंक की भी हालत और कमजोर होने लग गई। तो फाइनली उसको यूबीएस के द्वारा मर्जर कर लिया गया है या उसमें ऐड कर लिया गया है। तो डील अभी फाइनली क्लियर हो गई है, ये उसके बारे में है। लेकिन अगर आप एसडीबी के बारे में और जानना चाहते हैं तो पहले के आर्टिकल्स मैं आपसे क्या शेयर कर दूंगी इस वीडियो में। नाउ ये आर्टिकल आप देख रहे हैं, इसमें
यही बता रहे हैं कि ट्रबल एट बैंक में कि क्रेडिट स्विस फेल्स फॉल कम्स ओनली आफ्टर द कोलैप्स ऑफ 3 बैंक्स इन द यूएस। जो 3 बैंक कोलैप्स किए यूएस में उसके बाद ये हुआ है। विद फियर्स ऑफ ये बैंक भी का जो है खतरे में आ गई, क्राइसिस में आ गई। द फियर्स ऑफ रिपीट एट द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को का की पुनरावृत्ति होते लोग देख रहे हैं कि क्या वही चीज है। गेनिंग ट्रैक्शन, सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव अनाउंस्ड अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू इंश्योर लिक्विडिटी विया इनहैंस्ड स्वैप लाइंस। तो एक्चुअली क्या है, जिनका बिजनेस है, बैंक से बिजनेस जो है वो समय के साथ जाता रहा, जिसकी वजह से ये समस्या क्रिएट हुई है। ये एक डोमिनो इफेक्ट है, मतलब पहले गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो द ओरिजिन ऑफ ऑनगोइंग क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड ऑनटू एन एनवायरनमेंट ऑफ टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशन। अच्छा, समस्या ये है कि कहा ही जा रहा है कि यूएस फेड ने जो अपने मॉनेटरी टाइटनिंग के चलते, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी टाइटनिंग की जाती है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते रहे, इसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर गया, जो उसका मेन कारण बताया जा रहा है। क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक के इन्वेस्टमेंट कई और बैंकों में थे, और जो कहे जाते हैं बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा, बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कई सारे जगहों पे कर रखा था। और बॉन्ड का जो एक तरीके का लोन होता है, लोन, राइट। तो जब जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इन बॉन्ड की वैल्यू भी, एंड अगर अगर सपोज करिए इंटरेस्ट रेट लोन का बढ़ा दिया जाए तो आपको बॉन्ड की वैल्यू कम होती जाती है। पर अगर इंटरेस्ट रेट गिरा दिया जाए सरकार के द्वारा, तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसका इंटरेस्ट रेट्स में, जो जो यूएस फेड में बढ़ाए जाते हैं। मतलब मार्केट का इंटरेस्ट रेट जहां बढ़ा, आपकी बॉन्ड की वैल्यू गिरी, क्योंकि ये लोन है एक तरीके का। तो फिर लोग पुराना लोन तो लेंगे नहीं, नया लोन लेंगे। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, उस समय मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, पर बहुत डिटेल के लिए नहीं। तो ये ऐसा मान लीजिए, बॉन्ड एक ऐसा लोन है जैसे जिसके ऊपर अगर आप यूएस या किसी देश का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाता है, तो बॉन्ड की वैल्यू समय के साथ कम हो जाती है। तो यही चीज हुई। यूएस के जो फेडरल रिजर्व है, सब काफी समय से जब मार्केट खराब था कोविड के दौरान, तो देश के सभी सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट अपने गिरा रखे थे, कम कर रखे थे, ताकि मार्केट में पैसा रहे, करेंसी रहे, और लोग उस करेंसी को यूज कर सके। फिर नाउ उसके बाद जब कोविड जाता रहा, तो अब क्या है, मार्केट देशों में, इंडिया भी उसमें आता है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, तो यूएस फेड ने और साथ ही साथ आरबीआई भी ये काम करता है, इंटरेस्ट जो है बढ़ा रहे हैं, जिसमें लोन महंगा हो जाता है। तो जब लोन महंगा हो गया, तो बॉन्ड की जो प्राइसिंग थी वो नीचे चली गई। अब क्या हुआ, क्योंकि यूएस के साथ साथ कई देशों में ऐसा है कि थोड़ा स्लोडाउन की स्थिति है, जिसमें से टेक कंपनीज में भी स्लोडाउन की स्थिति है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमेजोन भी ले ऑफ कर रहा है, बड़ी कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं। तो जो एसवीबी बैंक था, उसका मेन बिजनेस इन टेक कंपनीज के ऊपर ही होता था, जहां वो टेक कंपनीज को फंड देते थे, लोन देते थे। जब टेक मार्केट में स्लोडाउन आ गया, तो यूएस में तो एसवीबी बैंक के बिजनेस में भी स्लो डाउन आ गया। बट जब उनके पास, इसका मतलब उनके पास पैसा इन टेक कंपनी से आना कम हो गया। लेकिन हुआ क्या, जब कंपनीज के पास पैसा आना कम हुआ, तो उन्होंने जो पैसा इस बैंक में पार्क कर रखा था, डिपॉजिट कर रखा था, क्योंकि एसवीबी बैंक सिर्फ टेक कंपनीज को ही ज्यादा फंडिंग करता था, अधिकतर करके उनका बिजनेस यही था, तो उन्होंने पैसा विड्रॉ करना चालू कर दिया। पर क्योंकि मार्केट की हालत ठीक नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं लोन के, और बॉन्ड की वैल्यू गिरती चली जा रही है, जिसकी वजह से एसवीबी बैंक के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं थे। और वो जब जैसे ही उन्होंने अपना जो पुराना जो बॉन्ड्स थे, जिनको हम लोन कहते हैं, बॉन्ड्स को मार्केट में कम वैल्यू पे बेचा, जैसे ही बेचा इस पैसे को कलेक्ट करने के लिए डिस्काउंट लॉस के ऊपर, तो मार्केट में एक संकट आ गया, ट्रिगर क्रिएट हो गया, और उसके बाद धड़ाधड़ उनके मार्केट के शेयर गिरने लगे, तो लोगों को लगा बैंक कोलैप्स कर रही है। ठीक है, तो यही कारण था एसवीबी के ऊपर। क्रेडिट सोर्स के ऊपर भी यही है कि क्रेडिट सोर्स 2008 के बाद से अपनी मार्केट का पोटेंशियल गेन करने के लिए, गुडविल गेन करने के लिए एक तरीके का क्रेडिट स्वैप करती रहती है, एक तरीके का बॉन्ड है, या कहना चाहिए कैपिटल गेनिंग प्रोसेस है उनका, स्वैप करने का, जिसमें स्वैप भी एक अलग तरीका टेक्निक है, आपको मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो वो उनका मार्केट भी खराब होने की वजह से वो अपनी जो गुडविल है वो कभी रीगेन नहीं कर पाए, और एसवीबी को भी मूडीज रेटिंग एजेंसी है, उनका रेटिंग को कम कर दिया। तो अब क्या हुआ, जब एसवीबी कोलैप्स किया,
तो यूरोप का जो बड़ा बैंक रहा है क्रेडिट स्विस, वो भी कोलैप्स करने की हालत पे आ गया और फाइनली उसको अब खरीदा गया है या अपने में ऐड ऑन कर लिया गया है, बाय कर लिया गया है यूबीएस बैंक के द्वारा। जो दो राइवल बैंक्स थे, दोनों में आपस में दुश्मनी थी, उन्होंने आपस इनको खरीद लिया है इस फाइनेंशियल टर्मोइल को टेक केयर करने के लिए। तो ये पूरा डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी आप इस आर्टिकल को पढ़िए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जहाँ पर क्रेडिट स्विस वाला जो केस है स्विस जायंट बैंक का, वो भी पढ़िए और साथ ही साथ एसवीबी का जो डिस्कशन है उसको भी पढ़िए जो हम कर चुके हैं। और कोशिश रही तो मैं एक पूरा वीडियो एसवीबी और क्रेडिट स्विस के ऊपर बनाऊंगी, जहाँ पे बॉन्ड्स को थोड़ा और एलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्री में आपसे पूछा जा सकता है कि बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड व्हाट इज बॉन्ड, राइट, और व्हाट इज लोन, क्योंकि ये दोनों ही चीजें का जो बेसिक आधार है वो सेम है, लेकिन सिर्फ मोर दोनों से ही लोन ही लिया जा रहा है। लेकिन आप डायरेक्टली बैंक से लोन लेते हो, याद रखिएगा, बैंक से आप जाके डायरेक्ट लोन लेते हो वो लोन है। लेकिन जब कंपनीज और जो गवर्नमेंट जब जनता से पैसा लेती है, एक तरीके का उधार लेती है, तो वो बॉन्ड्स के द्वारा लेती है, बॉन्ड इशू करती है, और वो पैसा आप सरकार को देते हो या कंपनीज को देते हो, कंपनी बदले में आपको इंटरेस्ट देती है। क्लियर? तो ये एक तरह का लोन है, लेकिन आप जो लोन ले रहे हो बैंक से वो इस तरह से कस्टमर लोन है, और जो सरकार या कंपनी आपको देती है वो भी लोन है, लेकिन उसका नाम है बॉन्ड, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो कोशिश करूंगी कि मैं इसके ऊपर वीडियो आपके लिए बना सकूं। ऑलराइट, so ये पूरा आर्टिकल डिटेल में पढ़िए, इसमें उसमें बहुत टेक्निकलिटीज है, मैंने पढ़ा, उस पर अंडरलाइन भी किया हुआ है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी, और फिर भी अगर आपको लगता है कि और इसमें समझने की जरूरत है, आपको और पकड़ चाहिए इस टॉपिक पे, आपकी पकड़ कमजोर है, तो आप मुझे कमेंट बैक करिएगा, मैं एक वीडियो और अलग से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। राइट, इसी के चलते, फाइनेंशियल टर्मोइल के चलते, गवर्नमेंट भी उस निगाह रखे हुए है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडियन बैंक्स पे भी चीजें इफेक्ट करें, ये हो वो हो। तो उसके लिए जो ये वॉर चल रही है उस पे, और साथ ही साथ जो टर्मोइल चल रहा है, फाइनेंशियल टर्मोइल चल रहा है, जो यूएस से बाकी डेवलपिंग कंट्रीज पे भी मूव ऑन हो सकता है, जैसा होता ही है, उसके ऊपर सरकार निगाह रखे हुए है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो। तो उन्होंने ये आर्टिकल भी छपा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कॉग्निजेंट ऑफ एक्सोजेनस रिस्क, मतलब रिस्क के ऊपर, इवन देन जो कोटक बैंक के हेड है, उन्होंने भी कहा कि सभी बैंक को एक्टिव रहना चाहिए, और जो बैंक का जो बैकग्राउंड है उसको चेक चेक करते रहना चाहिए कि क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि जिद की दुनिया में कोई भी ऐसी बैंक है अगर जिसके कस्टमर अगर एक दिन जाए और बोले कि मैं सारा पैसा दे दूं तो बैंक के पास सारा पैसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सपोज करिए बैंक के पास 1 लाख कस्टमर्स हैं और इन 1 लाख का कुछ ना कुछ तो डिपॉजिट बैंक के पास होगा, तो अगर सारे के सारे 1 लाख कस्टमर बैंक से बोले पैसा दे दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पैसा भी किसी को दिया हुआ है बैंक ने, राइट। बैंक क्या करती है, लोन देती है या वहां पार्क करती है बढ़िया पैसा उठाने के लिए, सब बैंक करते हैं। तो उस केस में बैंक का जो जो बैकबोन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। बट ऐसा कहा जाता है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो डिपॉजिट्स हैं, एफडीज हैं, वो ज्यादातर करके कस्टमर्स की हैं, और जो बाहर की बैंक थी, जो एसबीबी थी, जो कोलैप्स करी, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उनके पास ज्यादातर कॉर्पोरेट्स के डिपॉजिट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं। मतलब इन दोनों के एफडीज में फर्क है, क्योंकि जो कस्टमर के एफडीज होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट के लिए होता है, कॉर्पोरेट तो एक किसी पर्पस के लिए करते हैं, और विड्रॉल उनसे पॉसिबल है, जो हमारे इंडिया का बैकबोन है, ऐसा कहा जा रहा है। सो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि, और एफडी क्या होती है ये भी क्लियर होना चाहिए कि एफडी क्या है, इस पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट कैसे मिलता है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से आप पढ़ सकते हैं। ओके, एक न्यूज आई थी कि एफडीआईसी फॉर यूएस फेड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये पूरा नाम है, ये देखती है कि अगर कोई बैंक कोलैप्स हो यूएस में तो इंश्योर्ड अमाउंट उनको वापस मिले, right? ठीक है, तो ये देखना जरूरी था कि क्या हमारे देश में भी ऐसी कोई संस्था है जो इस बात को क्लेम करती है कि अगर कोई बैंक कोलैप्स करती है तो आपको पैसा आपको कितना हद तक वापस मिल सकता है। तो ये जो संस्था है, इसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम, जो रिजर्व बैंक की ओन सब्सिडरी है, आरबीआई की। तो ये उस चीज को कंफर्म करती है। इसकी मैं वेबसाइट पे गई तो मैं देखा कि हाँ, ये वो संस्था है जो इस बात को कंफर्म करती है कि कोई बैंक कोलैप्स करती है तो आपको कुछ हद तक पैसा वापस मिलता है, और इन्होंने ही बैंक्स को इस बात को इंश्योर करा है, उन बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, यूबीबीज को, कि वो इस अपने जो काम करने के तरीकों को पक्का करे ताकि लोगों का नुकसान ना हो। सो उन्होंने ऑल बैंक्स इंक्लूडिंग बैंक्स ऑफ फॉरेन बैंक्स फंक्शनिंग इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक को इंश्योर करता है डीआईसीजीसी, ठीक है, और साथ ही साथ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ये इंश्योर करता है। ये सवाल मुझे लगता है प्री में बन सकता है, क्योंकि एफआईडीसी का नाम आया है, तो एफआईडीसी के बराबर
बराबर हमारे देश में भी एक ऐसी संस्था है जो ये कंफर्म करती है कि लोगों का पैसा जब डूबे तो कुछ हद तक उनको इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योर करता है, कुछ पैसा सरकार करती है जिनको वापस मिलता है। तो ईच डिपॉजिटर इन अ बैंक इज इंश्योर्ड अप टू 5 लाख। मतलब अगर कोई बैंक बंद होती है तो आपको आपका जो डिपॉजिट है उसका 5 लाख ही वापस मिल सकता है एज पर दिस इंश्योरेंस फॉर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट हेल्ड बाय हिम इन द सेम राइट एंड सेम कैपेसिटी एज ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन, कैंसिलेशन ऑफ बैंक लाइसेंस or date on which the scheme of amalgamation, merger, reconstruction comes to into force. But SVB एसवीबी के लिए ऐसा नहीं है। उन्होंने जो नॉर्मल कस्टमर्स के लिए अपने उनके अकाउंट्स को खोला था कि आप एक्सेस कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो और दूसरे बैंक में ले जा सकते हो। तभी ये न्यूज भी आई थी, हमने पढ़ा भी था कि एचएसबीसी हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, ये सब जो है एक कस्टमर्स को ट्रैक कर रहे हैं जहां वो पैसा निकाल लगे, एसवीबी से पैसा निकाल करके दूसरे बैंक्स में रख सकते हैं। इसमें स्टार्टअप कंपनीज भी हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस भी हैं जो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई बैंक इंडिया में कोलैप्स करता है तो उस केस में अगर अकाउंट फ्रीज होते हैं, पैसा रिकवर नहीं होता तो डीआईसीजीसी इसको देखेगा और इसमें ये वो इंश्योर क्या करते हैं, डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, सेंट्रल स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये सब चीजों को इन सबको वो इंश्योर करते हैं। एंड डिपॉजिट कौन से होंगे, सेविंग्स, एफडी, करंट, रिकरिंग एंड एक्सेट्रा डिपॉजिट्स में आते हैं जिनको सरकार इंश्योर करती है। और यूएस में एफआईडीसी ये काम करता है, ठीक है। तो वैसे क्रेडिट सूस वाले केस में ऐसा नहीं है क्योंकि बैंक का मर्जर हो चुका है या यूबीएस ने उसको ले लिया है, बाय कर लिया है तो यूबीएस की संस्था बन जाएगा, तो उस केस में ये रूल लागू नहीं होगा यूरोप में। तो एफआईडीसी तो यूएस का लॉ है, पर आई एम श्योर ऐसा कोई लॉ वहां पे भी होता होगा यूरोप में, तो वहां ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इंडिया में हमको पता होना चाहिए वो कौन सी संस्था है, क्या करती है, ये जरूरी है। नाउ इसका अब देखिए, जब बैंक्स कोलैप्स करे तो उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हुए। नेगेटिव इफेक्ट ये है कि गोल्ड फिर से 60,000 का मार्क टच कर गया और एक सेफ हेवन बन के आ गया जहां लोग पैसा निकाल के गोल्ड में डाल रहे हैं, राइट। नाउ आफ्टर राइजिंग मोर देन 5% द प्रीवियस वीक, गोल्ड प्राइस इन मंडे रैलीड बाय 1.5% टू द 60,000 लेवल मार्क पर 10 ग्राम। 10 ग्राम सोना लेने जाओगे 60,000 रुपए का पड़ेगा। तो आप देखिए कि लोगों ने फिर से गोल्ड को एक सेफ हेवन मान लिया जहां पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए इसका साइड इफेक्ट आ गया। अगर न्यूज को आप ऐसे होलसम में पढ़ोगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। दूसरी चीज क्या हुई कि क्रूड ऑयल का प्राइस भी गिर गया। तो क्रूड ऑयल टैंक्स टू $70 बट कट इन पंप प्राइसेस अनलाइकली सून। और जो पंप प्राइसेस जो होंगे उनके प्राइसेस भी नीचे गिरेंगे क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है उसके हिसाब से। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि $16 पर बैरल के हिसाब से मार्केट प्राइस गिरा। इसका कहा जा रहा है बट राइजिंग कंसर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इन द वेक ऑफ द कोलैप्स ऑफ अ फ्यू बैंक्स इन द यूएस एंड यूरोप in recent weeks has triggered a sharp fall in oil prices। ठीक है, तो ऑयल का प्राइस गिरा और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया लोगों का, ठीक है। नाउ इसके बाद आप देखेंगे एक और साइड इफेक्ट है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट और यूएस मार्केट, स्टॉक मार्केट भी नीचे गिरा जिसमें जो वीक इंडाइसेस को दिखा रहे हैं कि क्रेडिट सोर्स यूबीएस डील मूव टू एनहांस डॉलर लिक्विडिटी फेल टू काम डी स्ट्रीट्स मूड जिटरी अहेड ऑफ फेड रेट मीट। और फेड रेट की मीट भी होने वाली है जहां पे फिर से शायद अगर बढ़ गए यूएस फेड के रेट तो फिर इन बैंक्स पे दिक्कत आ सकती है। उस लिहाज से मार्केट, एशियन मार्केट और इंडिया का जो दलाल स्ट्रीट बोलते हैं, डी स्ट्रीट को स्टॉक मार्केट रोड है, उसके ऊपर भी काफी नंबर्स गिरते हुए दिखाई दिए। तो आपने इसका इम्पैक्ट देख लिया। सुप्रीम कोर्ट स्लैम सील्ड कवर प्रैक्टिस, अब इसको देखेंगे क्या चीज है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट न्यू टाइमलाइन फॉर ओआरओपी एरियर्स पेमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रैंक 1 पेंशन स्कीम में जो पैसा एरियर्स जो दिया जाना है आर्मी पर्सनल्स को, उसकी नई टाइमलाइन बनाई जाए। फैमिली पेंशनर्स एंड गैरेंटी अवार्ड विनर्स शुड बी पेड एरियर्स इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट में उनको दिया जाए 30 अप्रैल तक। दोज अबव 70 शुड बी पेड एरियर्स इन सिंगल इंस्टॉलमेंट और स्प्रेड आउट बाय जून 30, or for the remaining areas should be paid in 3 equal installments by August 31, November 30 and next November 28. SC had earlier ordered areas payment by mid-March 23. अच्छा, ये बोला ना इन्होंने कि सील्ड कवर प्रैक्टिस को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जब उन्होंने डिसीजन लेने वाले थे तो उनके पास सरकार की तरफ से एक सील्ड कवर नोट आया जहाँ पे उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस या रिक्वेस्ट होनी जानी थी, ऐसा इनडायरेक्टली मैं आपको बोल रही हूँ। तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे द कोर्ट ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट MODs मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन अ
sealed cover produced by Attorney General R. Venkataraman. The practice of sealed cover notes was against the fundamental process of justice. मतलब आप लेटर भेज करके कुछ इंस्ट्रक्शंस भिजवा रहे हैं शायद अगर तो the CJI said and added the wanted to end the sealed cover business. तो उन्होंने कहा ये सही प्रैक्टिस नहीं है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ. So I'm personally averse to sealed covers. There has to be transparency in court. If we follow sealed covers, then high courts followed it and there needs to be an end to it. There is nothing confidential in the case. तो कोई कुछ भी confidential नहीं, सब ओपन होना चाहिए. कोई सील कवर नोट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. और इस केस में उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए वन पेंशन वन रैंक वन पेंशन स्कीम के लिए. नेक्स्ट न्यूज है कि नेपाल पीएम विंस कॉन्फिडेंस वोट सेकेंड टाइम और फ्रेंच गवर्नमेंट फाइट्स टू सर्वाइव टू नो कॉन्फिडेंस मोशन. दो अलग अलग न्यूज है, एक नेपाल से एक फ्रांस से है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन काफी हमसे फेमिलियर है, हमारे देश में भी ये एक मोशन है जिसका पूरा इतिहास है, तो हम उसको प्री के पर्पज से पढ़ लेंगे कि वो हमारे लिए क्या जरूरी है. सो नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ हाउस. इट कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा. एंड द पॉइंट इज दिस, a no confidence motion can be moved by any member of house, right? किसी भी हाउस की मेंबर के द्वारा इसको मूव किया जा सकता है. एंड इट कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा. ये लोकसभा में ही हो सकता है, राज्यसभा में इसको नहीं किया जा सकता. रूल 198 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा स्पेसिफाइज द प्रोसीजर फॉर मूविंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. रूल 198 इसकी बात करता है. नाउ रूल सेक्शन नहीं, रूल ऑफ पार्लियामेंट. नाउ लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ऑन वेडनेसडे एक्सेप्टेड द नो कॉन्फिडेंस मोशन. अच्छा ये न्यूज पुरानी है, इसको नहीं देखते हैं. Now, what is no confidence motion? फिर से डिटेल में बात देखते हैं. The government can function only when it has majority support in the Lok Sabha. The party can remain in power when it shows its strength through a floor test, which is primarily taken to know whether the executive enjoys the confidence of the legislature. Right? If any member of the House feels that the government in power does not have a majority, then she can move no confidence. मतलब कोई भी member party का लोकसभा की बात हो रही है, अगर उसको कहीं भी फील होता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वो नो confidence motion ला सकता है. If the motion is accepted, then the party in power has to prove its majority in the house. The member need not give a reason for the moving the no confidence motion. ठीक है. A no confidence motion can be moved by any member of the house. It can be moved only Lok Sabha and not in Rajya Sabha. याद रखिएगा, प्री के लिए ये important है. Now, Rule 198 of the Rules of Procedure and Conduct of Lok Sabha specifies the procedure for moving a no confidence motion. The member has to give a written notice of the motion before 10 a.m., which will be read out of the speaker in the House. A minimum of 50 members have to accept the motion, and accordingly, the speaker will announce the data for discussion for the motion. ठीक है. The allowed date has to be within 10 days from the day the motion is accepted. Otherwise, the motion fails, and the member to who moved the motion will be informed about it. तो ये बेसिक था इन कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, इसको आप गो थ्रू करें, प्री और मेंस में इंपॉर्टेंट बन सकता है. तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस. आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. इफ यस तो गिव मी अ बिग थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस में.